साहब का इंतजार कर रहे हैं। और अभी हमारे बीच में हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता प्रत्याशी सन ऑफ द साइल जो इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वो हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। मैं इस भद्रवा की पवित्र भूमि पे डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, यहाँ पे इनका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि चुनाव का दौर है, 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार बने और इस बार 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने जो लिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तक जगह जगह गांव-गांव जा रहे हैं। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24x7 ग्राउंड पे काम करते हैं पार्टी संगठन को मजबूत करने का। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये चुनाव का समय है। कार्यकर्ता की जो पहचान इलेक्शन के टाइम पे होती है कि वो कितना क्या रिजल्ट वहां से अपने देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ कहते हैं, मीडिया के साथी मुझे पूछ रहे थे कि ये फाइट कैसे रहेगी। मैं विश्वास से यहां कह सकता हूं, याद रखिएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, मैंने ये कहा था कि ये वन साइडेड गेम है, यहां कोई मुकाबला, कोई कंपटीशन नहीं। किसके साथ कंपटीशन? कंपटीशन अगर है तो हमारा अपने साथ कि हमने जितनी लीड ली थी पिछली बार, उससे ज्यादा लेने का जो लक्ष्य हमने लिया है, वो चुनौती हमारे सामने है। कुछ कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी से कंपटीशन है, कोई खाता नहीं है यहाँ। खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं कठुआ में भी, उधमपुर में भी कंपेनी के लिए वहां गया। वहां एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से यहां लीड आपको देगी। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जिस लाल सिंह की ये बात करते हैं, 10 साल वो भी एमपी रहे, उनकी सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, यहां कोalition की सरकारें होती रही। जैसे दिलीप जी ने कहा, कोई एक काम यहां भद्रवा के लिए हो, डोडा के लिए हो, या इस हमारे पूरे चुनाव पंथ के लिए अगर वो बता दे कि मैंने ये काम किया है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। आज केवल जात पात की राजनीति पे उतर आए हैं। लेकिन मैं ये विश्वास से कहूंगा कि जितनी बड़ी संख्या में आज मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये मार्जिन बहुत बड़ा होने वाला है। और डॉक्टर साहब फिर तीसरी बार हैट्रिक यहां से लगाने वाले हैं। जहां तक डेवलपमेंट विकास की बात है, आज आप देख रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो, नेशनल हाईवेज हो, टनल्स हो, या डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो मोदी जी द्वारा, जो सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा जो आज गरीब मजदूर किसान महिलाओं को जो फायदा आज हो रहा है, मैं आपसे विनती करूंगा कि ये आगे और कंटिन्यू रहे। हम जिस लक्ष्य को लेकर जा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमने पूरा करना है। और यहां भद्रवा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहां स्वर्गीय दया किशन कोतवाल जैसे नेता, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, वैसे नेता यहाँ पे रहे हैं। यहां संगठन का बड़ा मजबूत काम रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करते हुए घर घर, गांव गांव तक पहुंचना है। आप जितना भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, हमको खुद से डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी बन के लोगों के पास ये मैसेज देना है कि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य, वो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के हित में बात करती है, देश के हित में बात करती है। और इस देश को आगे लेने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए जो संकल्प मोदी जी ने जो लिया है, उसको पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मार्जिन से यहां से लीड देकर डॉक्टर साहब को जितवाएं और एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बने। और यहाँ के डेवलपमेंट के काम जो दिलीप जी ने कहा, मैंने खुद से भी देखा है इनको असेंबली में काम करते हुए, भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ते हुए, डेवलपमेंट और विकास की जो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए काम करते हुए। इसलिए आज से हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि दिन रात गांव, गरीब, मजदूर, किसान तक पहुंचना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट करवाना है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप सुबह
बजे 10-11 बजे से यहाँ पे बैठे इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर साहब को यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन हमें मिले और आने वाले टाइम में हम इलाके में, गांव में जाके लोगों से बात करके ज्यादा पोलिंग हम करवाएं और डॉक्टर साहब को भारी मतों से यहां से जितवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अब मंच पे जो बड़ी देर से आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, उनको निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और आपको संबोधित करेंगे। एक बार नारा दूंगा, जोर से उसका जवाब देंगे तालियों से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हाथ दोनों खड़े करके, अभी आवाज नहीं आई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझ सकता हूं 10 बजे से बैठे हुए थकावट हो गई है, आप वो जतलाना भी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों हाथ से लग जाएगा नारा तो ये चुनावी अभियान में 4-4 लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शक्ति परिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिलीप परिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, विजय ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, ज्ञानचंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे कौन बच गई, मंजीत राजदान, ये तो यही की संतान है, जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपसे माजरत करनी है, माफी तलब करनी है। मुझे बताया गया आप 10 बजे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल है, जगह जगह पे कुछ प्रोग्राम लगे होते हैं, कुछ रास्ते में लग जाते हैं और मुनासिब नहीं रहता कि अपने समर्थकों को, चाहने वालों को मायूस करके आगे निकलना, और इस वजह से ये देरी हुई है। मुझे यकीन है आप इसके लिए हम सबको माफ करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर बैठे रहे और भारी संख्या में, भारी तादाद में जो मैं देखता हूँ नारी शक्ति, तो मुझे लगता है ये नारी शक्ति की इस तरह की यहाँ उपस्थिति, मौजूदगी और इतना उत्साह, ये प्रतीक है उस श्रद्धा का जो उनको मोदी जी के प्रति है, वो स्नेह जो मोदी जी के प्रति, वो विश्वास जो मोदी जी की सदारत में भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए किया है, और वो मान्यता, वो स्वीकृति उन सारे कार्यों की जो पिछले 10 वर्षों में इस सारे खित्ते में और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए। भदरवा की इस पाक सरजमीन पर, इस खुशनुमा फिजाओं में और इस पवित्र धरती पर मैं जब भी आता हूं, एक अजीबोगरीब आनंद और सुकून का एहसास होता है। और इसलिए भी कि जैसे शक्ति जी ने कहा कि मेरा भी ताल्लुक इसी जिले से है, और इसी जिले में चिनाब के किनारे उसकी बदलते हुए अंगड़ाइयां लेते हुए अलग अलग मूडों का नजारा करते हुए मेरी परवरिश हुई है। पहली बार मजा आ गया। मीडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ भी तो लेडीज की तरफ से। मीडिया के भाई किसी को नहीं मानते। ये है नारी शक्ति, और मैंने दुरुस्त ही नारी शक्ति का नारा लगा के ही बात शुरू की। थोड़ा सा साइड पे हो जाए, नहीं तो आंदोलन बढ़ता जा रहा है, महिला आंदोलन बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा साइड कर दो, वरना दिक्कत आपको भी और मुझे भी। लेकिन आपका शुक्रिया मेरे मीडिया के साथियों का, आप इतना ताउन करते हैं हमारे साथ, और हमारा आपका चोली दामन का साथ भी है। मैं ये कह रहा था कि भदरवा की वो सरजमीन है, मैं इसलिए भी कहा कि इस सरजमीन में जब भी यहाँ पे मैं आता हूँ, दिल चाहता है कि सर झुका के इसका एहतराम करूं, नमन करूं। ये वो सरजमीन है जिसने बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए, अदीब पैदा किए, ये जहानत और ये इल्म की धरती मानी जाती है। और आज से नहीं, शुरू से ही, आजादी से पहले भी यही इसकी विरासत रही, और आजादी के बाद भी जो सबसे पहले डिग्री कॉलेज बने थे
उनमें से भद्रवाह का कॉलेज था। और मुझे याद है हम जब लड़कपन में थे तो पूरे इस खित्ते में अगर किसी को ग्रेजुएशन करनी होती तो मजबूरन चाहते ना चाहते, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी जिला है, तब तो अरसवाई जिला था, पहाड़ों से उतर करके भद्रवाह आना पड़ता था दाखिला लेने के लिए। और इसलिए भद्रवाह जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की तारीख के साथ जुड़ा हुआ एक कस्बा है, जिसकी अपनी एक कुदरती खूबसूरती भी है। और आज आपके बीच रहते हुए मुझे दो एक बातों के लिए और भी खास एक तसल्ली भी महसूस हो रही है, सुकून भी, कि ये बड़ा पवित्र महीना है। अभी बैसाखी का पर्व हुआ है, होली आने वाला है, और दूसरी तरफ रमजान का महीना, थोड़ी देर में इफ्तारी का वक्त। और इस मजमूई तहजीब का प्रतीक बेहतरीन अगर कोई रहा तो ये कस्बा भद्रवाह का, यहां सभी मजहबों के लोग मिलजुल कर रहते रहे। और मैं ये बात आज चूंकि एक सियासी चुनाव है इसलिए भी आपके जहन में ताजा करना जरूरी समझता हूं कि मोदी जी ने उसी मजमूई तहजीब को प्राथमिकता देते हुए, तरजीह देते हुए सियासी कामकाज कैसे निभाया जाता है वो रास्ता दिखाया है। और ये बात मैं महज कोई सियासी तकरीर करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सियासतदान 10-10 तकरीरें करते हैं सुबह से शाम तक, सुबह जो उसने तकरीर की होती है सियासतदान भी भूल जाता है, और हम भी कहते हैं भूलने लायक ही है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ठोस सबूत और प्रमाण के आधार पर। मिसाल के तौर पर जब हमारी बहनों के घर गैस के सिलेंडर बांटे गए तो ये ना पूछा गया कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का। एक भी बहन अगर हाथ खड़ा करके कह दे तो मैं अपनी बात वापस ले लूं, पूछा किसी से मैं? जब कच्चे मकान पक्के में तब्दील किए गए तो डीसी साहबान को फरिस्त दी गई और कहा कि कोई मकान कच्चा ना रहे। ये ना पूछा गया कि मकान हिंदू का कि मुसलमान का, ब्राह्मण का कि ठाकुर का। और ये भी ना पूछा गया कि पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था, और ये भी ना कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो नहीं बनेगा। एक इंसाफ पसंद कामकाज करने का सलीका, एक न्यायपूर्वक कार्यशैली, ये मोदी जी ने इन 10 सालों में कायम करने की कोशिश की है। यह सिर्फ जनहित के स्कीमें ही नहीं है जो यहां पहुंची, इन्होंने हमारी तहजीब बदलने का काम किया है, हमारी राजनीतिक संस्कृति बदलने का काम किया, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा एक दूसरे को देखने का नजरिया बदलने का काम किया है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर सियासी संवाद में ये बातें कम आती हैं, लेकिन ये चूंकि दानिश्वरों का शहर है, शायद कभी कोई मुताला करेगा। वजीर आजम बनने के 3 महीने के बाद लाल किले से जो पहला तकरीर करते हैं मोदी जी, तो कहते हैं कि मेरा पहला काम रहेगा बहनों के लिए टॉयलेट बनाना। मैं गलत नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूं, और आज गलत कहने का जमाना भी नहीं रहा। ये हमारे मीडिया के दोस्त, इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, अपने हाथ से ये जेब से छोटा सा यंत्र निकालते हैं, गूगल दबाते हैं और तस्दीक करते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि 2014 में यौम आजादी के दिन ऐसा कहा भी था वजीर आजम ने कि नहीं। और ये बात इसलिए भी भद्रवाह में खड़े होकर के कहनी जरूरी है कि इसी जगह को लेकर के एक बात बड़ी मशहूर हुआ करती थी जब हम कम उम्र थे, कि यहां के लीडरान यहां पर एक बयान देते हैं, जम्मू में दूसरा देते हैं, दिल्ली में तीसरा देते हैं, और तीनों बयान बिक जाते हैं, तो 3 अवाम को ठग लेते हैं और वोट भी बटोर लेते हैं। 2-1 अखबारें निकलती थी, 4 दिन के बाद घर पहुंचती थी, पढ़ने वाले भी कम ही होते थे, कोई पढ़ के सुनाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं, हमारे दोस्त इसी वक्त मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा देंगे, और अगर मुझे नहीं छुई हो तो सारी दुनिया में पहुंचा देंगे, खुदा माफ करे। आज सदाकत से, सच्चाई से
हकीकत बयान करने का वक्त, तर्क, तथ्य, तुलना, और तब आपको समझ आएगा कि पहले क्या था और आज क्या है। हमने वो जमाना देखा, कांग्रेस का दौर, जब पानी की नालियां भी बिछती थी तो ये कहा जाता था कि साहब ये बस्ती छोड़ दे रहा, ये हमें वोट नहीं देती है, ताकि थोड़े से परेशान हो फिर आकर के कहें, और फिर उनको रुला करके पानी का नलका देना। या मोदी जी ने कहा हर घर में जल, ये नहीं पूछा घर किसका है। और जब टॉयलेट की बात की तो 10 करोड़ 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए, एक घर नहीं रहा। और ये मैंने इसलिए कहा कि तहजीब बंदी है कि ये बात वो लोग समझेंगे जो इसकी सहूलत समझते हैं, या वो लोग समझेंगे जिन्होंने वो जमाना देखा जब ये सहूलत उनको मैसर नहीं थी। हमने देखा हमारे घर की बड़ी, कोई ताई, कोई कुछ, सुबह 4:30 बजे उठ करके खेतों में जाती थी। हम बच्चे थे, समझ नहीं आता था कहां जा रही है, पूछे तो कोई जवाब नहीं, ना वो कह सकती था। हम कई बरस लग के बाद में समझे क्या था ये, कितना अत्याचार, कितना जुल्म वो अपने साथ करती थी। 70 साल आजादी को हो गए, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने एमपी आए, इतने गए, इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए। हमारी किसी बहन ने ये अपना दर्द बयान नहीं किया, और हम मर्दों ने उसकी तर्जुमानी भी नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ परवरिश ऐसी होती है, चाहे हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि बेटी को उसी तरह से पाला जाता है, सहनशीलता की मूर्ति बना करके। बचपन में वो माँ बाप के आगे नहीं बोलती, बड़े होकर के ससुराल के आगे नहीं, फिर अधेड़ होकर के बच्चों के आगे। लेकिन वो दर्द जो उसने बयान नहीं किया, वो दर्द जो हमने भी नहीं पहुंचाया, वो मोदी जी ने समझा। और इसलिए ये नारी शक्ति आज 19 अप्रैल का इंतजार कर रही है। और ये बात मैं इसलिए हौसले के साथ कह रहा हूं, यकीन और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कल ही जब मुझे कोई कहने आया कि कांग्रेस के फलां लीडरान आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हाँ वोट ना डालिए, तो मैंने कहा उनको कह दीजिए, बेशक कहें, लेकिन कभी उनको ये भी पूछिएगा कि उन्हें अपने घर में अपनी माता, अपनी बहन को पूछा कि क्या वो उनको वोट डाल रही है, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मोदी जी को ही वोट डालेंगे। और ये वोट सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, ये उस तहजीब जो नई कायम की है मोदी जी ने, और यही दरअसल एक जमहूरियत का तकाजा है, लोकतंत्र का भाव है। 60-70 बरस हम खानदानी राज को ही जमहूरियत समझ रहे और पुष्ट दर पुष्ट वोट देते रहे। कोई ऐसा दौर ना गुजरा, कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब अर्शवाई डोडा से कोई ना कोई एमएलए रियासती वजीर ना रहा हो, और कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहां से एमपी मरकज में वजीर ना रहा हो। फिर क्या कारण है, क्यों कर है कि जो दिलीप सिंह जी ये काम गिनवाए वो 2014 के बाद ही होने थे, पहले भी तो हो सकते थे। यही पहाड़, यही बस्तियां, यही लोग, यही मजबूरियां, यही दुश्वारियां, ये सड़कें पहले भी तो बन सकती थी। लेकिन शायद वो जो तुष्टीकरण, वो क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति कि कहां करना है कहां नहीं करना, इसके बारे में भी सोच लिया जाता था, पहले से तय किया जाता था, उसका भी मनसूबाबंदी होती कि किसी इलाके को पसमानदा ही रहने दो, ताकि पुष्टदार पुष्ट वो सिर्फ वोट बैंक तक ही महदूद रहे। मोदी जी ने उस निजाम को बदला है, और ये उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि मेरा अव्वलीन फर्ज रहेगा कि जो तबके पिछड़ गए, जो इलाके पिछड़ गए, उनको तरक्की की राह पर ला करके बराबर की सतह पर लाना। तो मुझे खुशी है कि 10 सालों में वो काम हुए जो 40-50 साल पहले भी हुआ करते थे। मैंने कभी किसी पर जाति आज तक न टिप्पणी की है, तबसरा किया। हालांकि मीडिया वाले बड़े उकसाते रहते हैं, फलाने आपको गाली दी तो आप क्या कहेंगे, फिर सोचते हैं मैं भी गाली दूं, फिर उसको पूछेंगे तुम्हें गाली कैसी लगी। मैं अक्सर उससे परहेज करता हूं, लेकिन हकीकत ये है कि साबका बहुत से ऐसे एमपी और एमएलए यहां से गुजरे हैं जिनके घरों तक सड़कें पहुंचाने का काम पिछले 10 सालों में हुआ, और मुझे खुशी है कि हिस्सा, ये काम करने का हिस्सा इस टोली के जिम्मे आया। ये परमात्मा का वरदान था और मोदी जी का आशीर्वाद। और इसलिए इस बार का चुनाव महज एक चुनाव नहीं, एक बड़ा फलसफाना रंग इख्तियार कर चुका है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि एक वजूहात से आज सुकून महसूस हो रहा है आपके सामने कि आज 6 अप्रैल का दिन
भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी होता है, फाउंडेशन डे भी होता है। इत्तेफाक से आज मुझे यहां रहना था, हालांकि इससे से कोई पहले से मंसूबा नहीं था। और इसकी इसलिए अहमियत है कि सन 1980 में जब आज से 44 वर्ष पहले, क्योंकि जनसंघ को जोड़ दिया गया जनता पार्टी में, और ये जनसंघ की ही खूबी थी कि जब डुअल मेंबरशिप का सवाल आया तो हमारे वजीरों ने काबीना छोड़ दी और फिर से एक दूसरे रंग में, दूसरे अवतार में जन्म लिया इस संगठन ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। मुझे ठीक तरह से याद है, शायद पुराने लोगों को भी ख्याल होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने अंदाज में, शायराना अंदाज में तकरीर करते हुए कहा था कि हिंद महासागर के किनारे खड़े होकर के मैं साहस करता हूं कहने का कि बादल छटेंगे, धूप निकलेगी, कमल खिलेगा। और ये कमल भी खिला। और फिर एक ऐसा दौर आया, इंदिरा जी की हत्या के बाद एक सिंपथी वेव एक तरफ चली, तो हमारे सिर्फ 2 मेंबरान रह गए पार्लियामेंट, वाजपेयी जी और अडवाणी जी। और सारे के सारे मेंबरान उनका मजाक करते थे। कोई कहता था राम और श्याम आया, कोई कहता था सीता और गीता आई, कोई कहता था राधा कृष्ण आए। और एक बार एक मीडिया के मित्र ने पूछा कि कांग्रेस आपका मजाक करती है वाजपेयी जी, आपकी घटती हुई संख्या पर व्यंग किया जाता है, हंसते हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि आज कांग्रेस हमारी घटती हुई संख्या पर हंस रही है, एक दिन आएगा सारा हिंदुस्तान कांग्रेस की घटती हुई संख्या पर हंसेगा। और ये आज वो दिन है। और हमारा सौभाग्य कि तीसरी पीढ़ी में हमें वो दिन नसीब हुआ। और इसलिए आज स्थापना दिवस के अवसर पर यह मौका है उन हमारे 2 पीढ़ियों के नेताओं को, हमारे संस्थापकों को याद करने का, जिनके समर्पण की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से ये पार्टी जिंदा रही और आज हम यहां बैठे। और यही ताकत है। मैं कल ही कह रहा था कि अक्सर मुझे अच्छा लगता है नौजवानों से संवाद कर रहे हैं, उनको कुछ अपना, आजकल तो सुनने को तैयार नहीं, कैप्टिव ऑडियंस ढूंढना पड़ता है एक उम्र के बाद। तो मैं कह रहा था कि आपने कभी सोचा 50 साल हमारी हुकूमत ना रही, ना मरकज में ना रियासत में, फिर भी पार्टी जिंदा रही। वो पार्टी इसलिए जिंदा रही कि हमारे पास ऐसे नेता थे। कहीं भी जाते इनको मंत्री बनाया जा सकता था, चाहे वाजपेयी जी थे, चाहे वानी जी थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे, दया किशन कोतवाल जी थे। यहाँ पर ना सिर्फ सारी उम्र उन्होंने अपना फर्ज निभाया, बल्कि आतंक के दिनों में भी दीवार बनकर के खड़े हुए। तो शायद एक वक्त ये भी समझा जाएगा कि जब कश्मीर से पलायन हो गया, असवाई डोडा से नहीं हुआ, क्योंकि दया किशन कोतवाल जैसे लोग हमारे पास थे। और आज देखिए, मैंने कहा तर्क तथ्य तुलना करने से बात समझ जाती है। आज देखिए 10 साल हुए हैं कांग्रेस को पार्टी से बाहर आए हुए, अब वो ढूंढ रहे हैं, घर घर खटखटा रहे हैं दरवाजा। कभी एक पार्टी के पास जाते हैं हमें शामिल कर लो, तो कभी दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, कभी शामिल कर लो, कभी बीजेपी के पास हमने छोड़ दिया, फिर उधर के फिर आज कांग्रेस में चले गए। क्योंकि ना इनकी कोई निष्ठा है, ना इनका कोई सिद्धांत है, ना इनका कोई उसूल है। और मैं जो बात अभी शक्ति जी कह रहे थे, दिलीप जी कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आएंगे यहां मांगेंगे, ये तकसीम की सियासत इन्होंने की, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ किया, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ किया। माफ कीजिएगा, हम उसमें नहीं उलझेंगे और कभी नहीं कहेंगे। मैंने 10 साल में बाहोश ये कोशिश की कि अगर कोई कॉलेज एक ऐसे इलाके में खुलता है जहां से हमें भरपूर वोट मिला हो, तो उस इलाके में भी खुले कि जहां नहीं मिला। जब हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम लाए तो अरनास में स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक तो रामबन जिला के नाम लाया, अरनास का हमारा लड़का ले गया, वो कांग्रेस का, वो अपने एजाज। तो मेरे पास आया, कहता था आप नाराज तो नहीं हुए, कॉलेज में ले गया। मैं कहा देख, तेरी पार्टी दूसरी, तूने वोट किसी और को दिया, लेकिन क्या तू इनकार कर सकता है कि एमपी तो तेरा मैं ही हूं। और इस तरह से
मैं बरहाल में गया, क्यों हमने कोशिश की है कि मोदी जी ने जिस तरह से बरहाल में गया, हमने वो मीटिंग लेनी थी ये जो दिशा की, तो हमारा एमएलए जब 2014 में जो गया था उसका नाम नहीं पहले था मैंने कहा दिशा मीटिंग के तुम मेंबर हो, तो बेचारा हिचक कहता साहब मैं कहीं दूर था। मैं कहा बात सुन, तेरी पार्टी अलग लेकिन एमएलए तू और एमपी में रहना इकट्ठे है आना। उसने फिर दूसरे दिन आजाद साहब से कहा कि मुझे उसने डांटा, तो आजाद साहब ने मुझे कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने उसको डांटा। अगर हम भी ये तहजीब ना बदलेंगे तो जिस तरह से हमारी जहानत, हमारी मानसिकता को दूषित किया है कांग्रेस पार्टी ने 60-70 बरस तक, तो क्या यही हमारे बच्चों को भी हम विरासत में देंगे? अब कांग्रेस के कैंडिडेट, कल ही कोई कह रहा था कि चिनाब के उस पार हिंदू बन जाते हैं, चिनाब के इस पार मुसलमान बन जाते हैं, यानी सिर्फ एक दरिया का फासला है। तो कोई उनसे खुद तो पूछे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? लेकिन इलामा इकबाल ने कहा है कि मजहब ना चाहिए मुझे, ईमान चाहिए। वो मजहब में माने जिसमें ईमान ना हो, और जिसमें ईमान श्रेष्ठ हो उसमें सभी मजहब मौजूद है। तो इस बार के चुनाव के लिए खासतौर से चुनाव खित्ते में हम जहां एक और वो लोक हित की योजनाएं लेकर आए हैं, जिसमें बिना किसी फर्क के, भेदभाव के, हर जरूरतमंद के पास मोदी जी का पैगाम पहुंचा है। विकसित घाड़े मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पहुंची है, वहां साथ ही साथ एक समान, एक सतह पर पूरे मुआशरे की तरक्की करने का अहद भी है, और इसी अहद को हम आगे ले जाएंगे। अनेकों ऐसे छोटे बड़े काम हुए हैं। मिसाल के तौर पर सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू हुआ करते थे, खत्म कर दिए। मोदी जी ने लाल किले से कहा, इत्तेफाक से मेरा ही महकमा था, जब खत्म करने का वक्त आया मुझे टेलीफोन आने लगे, साहब ये क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को कहां लगाना है। मैं भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि अपने लोग भी, दूसरे लोग कौन से हैं। लेकिन बाद में समझ में आया कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़ा पाप कर रहे थे। 4 नौजवानों की नौकरी लगानी हो रिश्वत लेकर के या भाई भतीजा बात करके, और उसके बदले में 400 लड़के रह जाते, तो कितना बड़ा गुनाह था। और यकीन जानिए 2016 में हमने वो कानून लाया, यहां पर बाद में लागू हुआ। उसके बाद से जहां जहां मैं जाता हूं गरीब लड़के आकर शुक्रिया अदा करते हैं। और इसलिए ये एक ऐसा मौका है, और इसी से हर माता के दिल में आज ये हौसला जागा है कि मेरा बेटा भी अगर मेहनत करे, खासतौर से जब उसने देखा कि मोदी जी रेलवे प्लेटफॉर्म से उठे, चाय बेचते 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 वहां पहुंच गए, तो हमारी मां के दिल में भी हौसला जाएगा कि मेरा बच्चा भी अगर मेहनत करे तो मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है कि इंदिरा गांधी का ही बेटा हो। और ये हौसला हर मां के दिल में, ये स्वप्न देखने का साहस हो, यही लोकतंत्र का असली भाव है। और इसका एहसास हमें 60-70 वर्ष के बाद होने वाला है, और इसलिए हम उस एहसास को बनाए रखने के लिए इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और ये जो तरक्की का कारवां, जो मोदी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा है, उसका हम हिस्सा बन रहे हैं। मोदी जी ने तो वजीर आजम बन जाना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। पहली बार मैंने वो मंजर देखा, और मैंने कल अपने साथियों को बताया कि मैं चल रहा था रास्ते में, एक बुजुर्ग हेडमास्टर साहब, उन्होंने मुझे रोका, तो कहा डॉक्टर साहब अपने कारकुनों को थोड़ा सा दबाओ, 400 पार नहीं करना क्या। और वो महानुभाव किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं, सियासत से दूर दूर तक लेना नहीं, रिटायरमेंट के बाद अदब और अदीब में वो मुबतला है। लेकिन उनको ये फिक्र हमसे ज्यादा कि भाई आप मोदी की पार्टी के क्या आप पूरी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा ये पहली बार ऐसा मंजूर हुआ, वरना बीजेपी जाके या कांग्रेस जाके अपने लोगों में आह्वान करती है, यहां लोग हमें आह्वान कर रहे हैं। लिहाजा कहने का मुराद ये कि मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, जून महीने में उनका हलफ भी हो जाना है 3री बार। लेकिन ये परख हमारी है, इम्तिहान हमारा, हमारे जमीर का, हमारी अंतरात्मा का, कि क्या हमने, हमारा क्या योगदान रहा, हमारी क्या भूमिका रही, ताकि जब मोदी जी इस बार 3री बार बैठे तो उनकी विजय माला में हम भी कह सकें कि भदवा की खूबसूरत वादियों से एक फूल हम ये भी लेकर आए।
ये जो कामों का सिलसिला ये जारी रहेगा। सड़कें बनी हैं, बहुत बनी हैं, मैं नहीं कहता सब बन चुकी हैं, और भी बढ़ेगी, नई बस्तियां बनेगी। आज के गांव कल के शहर होंगे, आज के जंगल कल के शहर बन जाएंगे, नए लोग बसेंगे, जहां बसेंगे वहां जरूरतें भी होंगी, सड़कों की भी, मकानों की भी। और इसीलिए तो ये सिलसिला बना है, ये व्यवस्था बनी है। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद ये सिलसिला जारी है। दिलीप जी ने 2-4 बातों की बात की, मुझे खुशी है कहते हुए। छत्रगला का टनल कई बरसों से कहा जाता था कि बनना चाहिए, लेकिन किसी ने इसको तवज्जो नहीं। दिलीप जी ने ये बात उठाई, बड़ी मुश्किल से फाइल तैयार की गई, इसका कोई सर्वे करने को तैयार नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं तफसील में, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि मेमोरेंडम दे दिया, फोटो खिंचा दिया, बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन कितनी मुशक्कत होती है इसके पीछे। फिर बीकन्स है, बीआरओ का एक अदारा, उसने इसका सर्वे किया, इसकी डीपीआर हो गया। लेकिन उसके बाद वो कहने लगे साहब हम बना नहीं सकते, 4000 करोड़ का टनल, हमारे पास इतना पैसा नहीं। हम पहुंचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने कहा साहब हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो बीआरओ की है, तो आप कोई सिक्योरिटी कारण हो तो हम बना दें, या उनको कहें। फिर आखिरकार इधर उधर 3-4 साल लग गए। आखिरकार गडकरी साहब की मेहरबानी से अब ये मंजूर हुआ कि अगली बार भारतमाला में उसको शामिल कर दिया जाएगा। इसको बनने में हो सकता है कई साल लग जाए, 6 साल 7 साल, लेकिन आने वाली नस्लें याद करेंगी कि ऑल वेदर रोड होगी। यहां से आप लखनपुर सीधा चले जाएंगे, डोडा से और भदरवा से होता वो डलहौजी पहुंचेगा। मैं कह रहा था उस दिन कि एक दिल्ली में डीएनडी है, एक यहां पे भी डीएनडी होगा, डोडा टू डलहौजी, तो है वो 3-4 घंटे में। और दूसरा ये जो हाईवे इस तरफ से चंबा वाला, इसके लिए काल जुगार के टनल का वो भी बन चुका है, डीपीआर वो भी बन चुका है, और इसका डीपीआर भी बन रहा है। ये जब टनल बनेगा तो आपका लगभग चंबा जाने का 2 घंटे का सफर कम हो जाएगा। और जब आमोद बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ता है, उसके साथ तजारत भी बढ़ती है, और उसके साथ तरक्की भी आती है, और वो सिलसिला जारी है। और मुझे खुशी है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर पिछड़ा आप याद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आया। 2014 से पहले ये आलम था कि डोडा से भदरवा आए हो तो मन में ये खौफ रहता कि पीछे से हल्की सी पस्सी आ गई तो 6-7 घंटे लग जाएंगे उसको साफ करने। और ऐसा हुआ हमारे साथ। एक बार मैं यहाँ 2013 में था, युवा मोर्चा का कार्यक्रम में आया हुआ, हल्की सी बारिश लगी, मैंने कहा बेटा आप काम करो मैं चलता हूँ। बोले सर नहीं कुछ नहीं होगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, 3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। और वाकई मेरे जाने के 1.25 घंटे बाद यहाँ पस्सी आ गई। आज वो मलमल की तरह सड़क बनी हुई है। तो ये बात इसलिए भी कहनी जरूरी है कि 10 सालों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है। उनको बहकाने और गुमराह करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो तर्क से बात करते हैं और उनको तर्क से समझाना है, और वोट भी उनके साथ तर्क के साथ। जब हम युवा कार्यकर्ता थे कहा जाता था कि साहब किसी पार्क में चले जाओ, बुजुर्ग को घुटने दबाओ, कहो भाई वोट देना, वो जाके अपने परिवार के वोट करवा देगा। आज वो जमाना नहीं रहा। बाप अपने बेटे को कहता है तो बेटा कहता है पिताजी आपको क्या पता, ये देखो मेरे पास ये फेसबुक पे है, कैसा दुष्ट आदमी है जिसकी आप सिफारिश कर रहे हैं। आज का की वोटर है ये नौजवान, तब का की वोटर था एल्डर सिटीजन। और हमने क्योंकि 70% आबादी उनकी है, उनके मुस्तकबिल उनके नजरिए को देख करके चलता है, और ये वोट उन्हीं की नजर भी होगा। क्योंकि मोदी जी अक्सर बात करते हैं सन 2047 के हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, और उस वक्त आज का नौजवान यही 18 वर्ष के बच्चे उसके निर्माता कहलाएंगे। परमात्मा ने इनको वरदान दिया तो वो अपना भरपूर योगदान दे सके, ये उनको है। और इसलिए लंबी बात ना करते हुए मैं आखिर में सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक हम सब अपने अपने वोट डाल दें। जैसे मैंने कहा मोदी जी ने तो वोट बनना ही बनना है, लेकिन हम ये कहने के काबिल हों कि आपकी विजयवाला में एक फूल भदरवा की खूबसूरत वादियों से भी हम लेकर के आएगा, ताकि आगे के काम करने में हमें और साहस रहे अपने मुतालबे रखने का। और हमारी जो मशीन है उस पर 3रा नंबर रहेगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का इस बार। तो 3रा नंबर, और उम्मीदवार भी आपका 3री बार आपके सामने खड़ा है। और जो एक सज्जन
जो गलती कर बैठे हो 2 बार ना देने की, वो उनको सुधारने का मौका भी है। और मैं हकीकत बयान करने वाला इंसान हूं। मैं कल एक ऐसी जगह था जहां भरपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला करता। मैं कहा देखो आपका कसूर नहीं है, कसूर हमारा। 2014 में हम आए, हमारे बारे में तरह तरह की बातें की जाती थी कि आपकी खुराक बदल देंगे, आपका ये करेंगे वो करेंगे, और हमें भी कहने का कोई हक, क्योंकि 50-60 साल हमें किसी ने हुकूमत में रहने का मौका नहीं दिया। तो हमारे बारे में जो गलत फहमियां थी वही लोग सच बैठे। लेकिन अब आपने 10 साल में देखा कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमने ज्यादा नया इंसाफ पसंदी से काम किया है निस्बतन उन लोगों के जो हमारे बारे में इस बातें करते थे। और आज मुआशरे का हर तबका इस बात को कबूल कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। इसलिए तीसरे नंबर को तीसरी बार और इतनी भारी संख्या में अगली की सारी लाइनों में हमारी माताएं बहनें नारी शक्ति बैठी है। तो एक आपकी इजाजत से एक और गुजारिश रखनी है। अक्सर उस दिन हमारा काम ज्यादा युवा मोर्चा के जिम्मे पड़ता है कि आप सबको पहुंचाओ। वैसे तो इस बार ऐसी व्यवस्था हुई है कि 85 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके घरों में भी वोट पड़ जाएंगे, पोर्टल के जरिए डीसी डलवाएगा, या जो नहीं पहुंच सकते बाकी हमारे कारकुन उसमें रहते हैं। लेकिन आपको देख करके मुझे एक हौसला हुआ कि आप हमारा काम आसान कर सकती है, सिर्फ आप, क्योंकि कोई ऐसी हमारी बहन नहीं जिसके कंट्रोल में कम से कम 6 मर्द ना हो। अगर आप सुबह कुंडा लगा के उनको बाहर भेज दें और कहेंगे पानी का घूंट तब मिलेगा जब वापस आके काली उंगली पे निशान दिखाओगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारे वर्कर्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा। 6 मर्दों की जिम्मेवारी है। औसतन अगर एक हमारी बहन ले ले तो समझिए 100% वोट 11 बजे तक हमें पहुंच जाएगा। इसी हौसले के साथ, इसी संकल्प के साथ और इसी यकीन के साथ मैं आपने इंतजार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बनेगा।